डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत जो टॉपिक होगा वो है मौर्यकालीन कला। ये संभवतः हमारा लास्ट टॉपिक है। बाकी हम मौर्य काल के बारे में विस्तार से आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। तो मौर्यकालीन कला में हम देख सकते हैं कि इस समय बहुत बड़े स्तर पर प्रगति मौर्य काल की हुई है और मौर्ययुगीन आर्थिक संपन्नता ने कला के विकास को भी काफी प्रभावित किया था। उस समय हड़प्पा की सभ्यता के पश्चात हम देखते हैं कि पहली बार भारतीय कला के स्पष्ट प्रमाण इस समय मिलते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी कुछ कलाकृतियां आपने काफी कुछ देखी थी, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो बड़े स्तर पे और स्पष्ट प्रमाण भारतीय कला के मौर्य काल से ही मिलते हैं, क्योंकि इस समय वास्तुकला और मूर्तिकला की एक अनोखी प्रकार की प्रगति इस समय हम देख सकते हैं। चाहे वो सांची का स्तूप हो, सारनाथ स्तंभ हो, ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको। और इस समय जो राजकीय कला के साथ साथ हम देखते हैं कि लोक कला का भी विकास मौर्य काल में हुआ था। इसके अगर देखिए साक्ष्यों की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों से इन सबके प्रमाण हमें मिलते हैं। पहली चर्चा अगर राजकीय कला के बारे में हम करें तो उसमें सबसे ज्यादा आता है मौर्य राजप्रासाद। राजप्रासाद मतलब जो महल थे उस समय मौर्यकालीन, पाटलिपुत्र में हम देखते हैं। तो राजकीय कला के अंतर्गत राज्य या शासकों के प्रयास से सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती थी, और इस श्रेणी में हम चंद्रगुप्त द्वारा जो बनाया गया था पाटलिपुत्र का राजप्रासाद, राजप्रासाद का मतलब समझ जाओ महल, अशोक द्वारा स्थापित प्रशस्तर स्तंभ, प्रशस्तर मतलब पत्थर, उसका स्तंभ, स्तूप एवं गुफाओं को रख सकते हैं इसमें। मौर्य युग के भवनों में पकाई गई ईंटों के व्यवहार का प्रमाण यद्यपि बड़े पैमाने पर मिलता है, तथापि लकड़ी और पत्थर का उपयोग भी भवन निर्माण के लिए उस समय किया जाता था। और इसका सबसे बढ़िया अगर नमूना देखें तो काष्ठ निर्मित पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है। यानी कि पाटलिपुत्र का जो राजा का निवास था, रहने का महल था, वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था। तो ये बहुत अच्छा एक नमूना हम देख सकते हैं, जिसकी प्रशंसा यूनानी लेखक भी करते हैं, और उनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता अद्वितीय है। इसके राजप्रासाद की तुलना में सूसा और एक बतना भी फीके पड़ते हैं, है ना। यूनानी जो महल थे उन लोगों ने तुलना की थी कि इनके सामने वो भी फीके पड़ते हैं। पाटलिपुत्र जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था, मेगस्थनीज भी ऐसा मानता है कि ये जो नगर है पाटलिपुत्र वो 9.5 मील में हो जाते हैं, लगभग 15 किलोमीटर लंबा और आधा मील यानी कि 8 किलोमीटर, 0.8 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा था। और नगर की सुरक्षा के लिए लकड़ी की 4 दीवारी भी बनी हुई थी। इनमें जगह जगह छेद भी बनाए गए थे, जिसे तीरंदाज नगर की सुरक्षा कर सकते थे। एक चौड़ी चारों तरफ खाई बनाई गई थी 4 दीवारों को, और नगर में प्रवेश के लिए बहुत से प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिसकी संख्या लगभग 64 बताते हैं। दीवारों पर बुर्ज भी बने हुए थे, जैसा आप किलो में देखते हो सामान्यतः, और इनकी संख्या भी करीब 570 के आसपास बताई गई थी। अशोक के राजप्रासाद का विस्तार बड़े स्तर पे किया पाटलिपुत्र में, और उन्हें अनेक भवन भी बनवाए। उसके समय में भवन में पत्थरों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। हम कुम्भहारार से एक विशाल भवन जो 80 प्रशस्तर स्तंभों पर टिका हुआ है, ऐसा उल्लेख अशोक के समय मिलता है। तो ये था कि मौर्यकालीन कला जो था, एक राजकीय कला के बारे में हमने चर्चा की थी, मौर्य राजप्रसादों के बारे में, और इन सब का उल्लेख हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। तो इसका ही आगे हम कुछ वर्णन करने वाले हैं कि अशोक काल के जो स्तूप थे, कुछ अशोककालीन स्तंभ थे, अशोककालीन गुफाएं थी,
उस समय लोक कला का क्या अस्तित्व था, ये सब चीजें हम अपनी इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कि मौर्य युग से पहले जो था, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटों तथा घास फूस आदि का प्रयोग सामान्यतः होता था। किंतु मौर्य काल में सबसे पहले पाषाण यानी कि पत्थरों का प्रयोग शुरू किया गया था, जिससे कला के क्षेत्र में चिर स्थायित्व आया। यानी कि पूरी तरह से जो पाषाण निर्मित कला थी, आगे हम देखते हैं कि वो एक परिपाटी बन गई और स्थायित्व लेके आई। मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के समय के हैं। अशोक से पहले की वास्तुकला का ज्ञान यूनानी लेखकों के विवरण से भी मिलता है। इनमें मेगास्थनीज पाटलिपुत्र का वर्णन करता हुआ चंद्रगुप्त के राजप्रासाद को तत्कालीन विश्व की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक मानते हैं। अशोक के समय बहुसंख्यक स्मारक हमें प्राप्त हुए हैं। उसको हम स्तंभ, स्तूप, वेदिका, चैत्यागृह में बांट सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में। स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं और अशोक के कुल 17 स्तंभ मिलते हैं, जिनमें अनेक पर धम्म लिपियां भी खुदी हुई है। इन स्तंभों में लोरिया नंदनगढ़, लोरिया आर्यराज, रामपुरवा, सांची, सारनाथ आदि के स्तंभ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप किताब में देखोगे तो इनका बहुत विस्तार से वर्णन है और इनके शीर्ष पर अनेक पशुओं जैसे हाथी है, बैल है, शेर है आदि की कलाकृतियां भी बनी हुई है। ये सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल और एकात्मक यानी एक पत्थर को काटकर बनाए हुए हैं। ये अपने आप में एक अलग ही विशेषता, मौलिक विशेषता हम मौर्य काल की कह सकते हैं कि एकात्मक पत्थर की बनी हुई आकृतियां यहां से मिलती है। और ये जो आकृतियां बनी थी नीचे की ओर क्रमशः पतले होते हुए गए हैं। इनकी पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति बनी हुई है। यह स्तंभ अपने आप में एक स्वतंत्र है तथा बिना किसी सहारे के खुले में आकाश में खड़ा हुआ है। जो स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का सिंह सर्वोच्च स्थान रखता है। यह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। सिंह के ऊपर महाधर्म चक्र स्थापित था, जो शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। सारनाथ स्तंभ बहुत ही स्पेशल है। आज भी हम सारनाथ स्तंभ से हमने ले रखा है, अशोक स्तंभ को ले रखा है। हिंदू तथा जैन परंपरा में भी इन चारों पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो ये एक अशोक कालीन स्तंभ के बारे में हमने चर्चा की थी। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ जैसे स्तंभ भी बहुत महत्वपूर्ण माने गए थे। अशोक के स्तंभ जो थे वो ईरानी और यूनानी कला दोनों से ही प्रभावित थे, है ना। अशोक स्तंभों का निर्माण जो था वो विशुद्ध भारतीय परंपराओं के अनुरूप हुआ था, लेकिन इन पर विदेशी कला का प्रभाव ज्यादा नहीं था। तो ये था अशोक का स्तंभ। दूसरा हम देखते हैं मौर्यकालीन स्तूप के बारे में अगर चर्चा करें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण, है ना। महापरिनिर्वाण बुद्ध का 483 ईस्वी पूर्व के आसपास था। और महापरिनिर्वाण यानी कि उसकी मृत्यु जब होती है तो वो महापरिनिर्वाण की मानते हैं उसकी मृत्यु के समय को। तो जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद उसकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। इन्हीं को स्तूप या चैत्य कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी पूछा जाए कि स्तूप क्या होते हैं, है ना। तो जो भी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसकी अस्थियां यानी समाधियों का जो निर्माण किया गया था उनको स्तूप या चैत्य कहा गया है। स्तूप जिन समाधियों में रखे जाते थे, है ना, उन्हें चैत्य कहा जाता था। बौद्ध परंपरा अशोक के 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। ऐसा मानते हैं कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। ऐसे ही युवान जुआंग ने भी 7वीं शताब्दी में अनेक स्थलों पर स्तूपों को देखा था, किंतु वो सभी लगभग अब नष्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह बहुत प्रसिद्ध है और मार्शल महोदय ऐसा मानते हैं कि इस महा स्तूप का निर्माण अशोक के समय हुआ था। सांची का स्तूप पूछा भी जाता है बार बार
कि किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। और ये ईंटों का बना था जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी। सांची का स्तूप के अलावा भारूद के स्तूप और सारनाथ के स्तूप आरंभिक रूप में अशोक के समय ही बने थे, है ना। तो सांची के साथ आपको भारूद और सारनाथ का भी वर्णन करना है, वो प्रारंभिक स्तर पे अशोक के समय बने हुए माने जाते हैं। तो ये था स्तूप के बारे में कुछ आपको जो पता होना चाहिए कि स्तूप क्या थे और कितने स्तूपों का निर्माण कहाँ किसने करवाया है, और महत्वपूर्ण स्तूपों के नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं। मौर्यकालीन गुहा विहार के बारे में अगर चर्चा करें तो अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर वे नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। इनकी छतों और दीवार पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय की बराबर की पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध थी। तो ये दोनों गुफाएं आपको ध्यान रखना है, अशोक के समय की प्रसिद्ध है सुदामा की और कर्ण चौपड़ की। दशरथ के समय जो बनी थी वो लोमस ऋषि की गुफा थी, वो बहुत प्रसिद्ध थी। और इन्हीं के अनुकरण पर बाद में पश्चिमी भारत में अनेक चैत्यगृहों का निर्माण भी हुआ। नागार्जुनी गुफाओं में दशरथ के समय की गोपिका गुफा प्रसिद्ध है। ये सुरंग के आकार की मानी जाती है तथा इसके दोनों सिरों पर गोल मंडपी बने हुए हैं, ऐसा मानते हैं। गुफाओं की निर्माण शैली की अगर चर्चा करें तो ये बौद्ध शैली से काफी मिलती जुलती है। अशोक द्वारा बनाई गई गुफाओं के आधार पर ही कालांतर में भांजा, कन्हेरी और कार्ले के चैत्यगृहों का भी निर्माण किया गया था, ऐसा यहां माना गया है। तो ये था गुफाओं के बारे में कुछ चर्चा जो अशोक के समय हम मौर्यकालीन गुफा विहार की अगर चर्चा करते हैं तो यहां पर आपको बताया गया है। एक हमने चर्चा की थी शुरू में ही कि एक होता है राजकीय कला, जिसकी हमने शुरू में ही चर्चा की थी, और उस समय पाटलिपुत्र के राजप्रासादों का वर्णन आपको किया, कुछ स्तूप के बारे में चर्चा की, विहारों के बारे में चर्चा की। दूसरी कला जो थी वो थी लोक कला। राजकीय कला के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से लोक कला का भी विकास मौर्य युग में हुआ था। मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना, मूर्तियां एवं खिलौने उस समय काफी बड़े स्तर पर बनाए गए, और मिट्टी के बर्तनों पर काली पॉलिश कर उन्हें चमकदार भी बनाया जाता था। इनकी चमक भी हम देख सकते हैं। बुलंदी बाग जो एक पटना में जगह है, वहां से हम देखते हैं कि हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति अनायास ही ध्यान आकृष्ट करती है ना। ये एक चित्र है, आप उस कला को देखो। बुलंदी बाग आपको कुछ बुक्स में इसके चित्र भी मिलेंगे। तो हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति ये अपने आप में एक ध्यान आकृष्ट करती है। मिट्टी एवं धातु के सुंदर आभूषण भी उस समय बनाए जाते थे अगर लोक कला के हिसाब से देखे जाए। पत्थर से विभिन्न सुंदर और जीवंत मूर्तियां भी उस समय की मिली है। तो मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय हम मान सकते हैं परखम जो मथुरा है, वहां से प्राप्त एक यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त चामर धारिणी यक्ष की मूर्ति, लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थंकर की मूर्ति, और बेसनगर से मिली यक्ष प्रतिमा की मूर्ति। तीर्थंकर के बारे में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म जब पढ़ाएंगे, है ना। तो विजेता के रूप में इसको दर्शाया गया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो ये सब जो मूर्तियां बनी हुई थी वो सब हमें पटना, दीदारगंज, लोहानीपुर या बेसनगर से हमें मिलती है। और इन मूर्तियों की हम देखते हैं कि जीवंतता एकदम देखते ही बनती है। जब इन मूर्तियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीवित ही हो। दीदारगंज की यक्षी मौर्यकालीन मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताबों में इसका चित्र भी दिखाया गया है। समूचे विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। अन्य ललित कलाओं में जैसे नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकारी इत्यादि पर भी इस समय काफी बड़े स्तर पर विकास देख सकते हैं। तो ये था एक मौर्यकालीन कला जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण थे, और पहली बार स्तंभों के माध्यम से अशोक अपना वर्णन करता है। पहली बार हम देखते हैं मौर्य काल से ही पाषाण का प्रयोग शुरू हुआ है कला के क्षेत्र में, जिसका परिणाम चिरस्थायी सिद्ध हुआ। कुछ श्रेष्ठ कलाकृतियां इस समय देखने को मिलती है।
और हमने यहाँ पे मौर्यकालीन स्तंभ है या स्तूप है और चैत्याग्रह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। तो यही थी मौर्यकालीन कला। थैंक यू।